मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं आपके साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान डिस्कस करूंगा। वैसे कुछ बुनियादी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी वीडियो क्वालिटी अप एंड डाउन हो सकती है, मेरी वॉइस अप एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि आज के जमाने में खास करके जब कोविड के बाद जो पढ़ाई का नया कल्चर आया ऑनलाइन, उसमें अधिकांश बच्चे डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी सुविधाएं है नहीं। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दिला सकता हूं कि जो मेरा कंटेंट होगा, जो मेरी विषय वस्तु होगी, वो बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस एनसीईआरटी बुक पर रहेगा। भले आप राजस्थान से हो या भले आप आउट ऑफ राजस्थान, भले हमारी केंद्र सरकार एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ एग्जाम करवाती है या राज्य सरकार किसी भी स्टेट की हो जो एग्जाम करवाती है, तो उनका मेन मोटो या उनका मेन फोकस होता है एनसीईआरटी बुक, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन उसी एनसीईआरटी बुक से आते हैं। यदि आप राजस्थान से बच्चे हो तो आप 12th पास आउट करने के बाद मेन टारगेट आपका रहता है कि हम 12th के साथ ही एक गवर्नमेंट कॉलेज को पाले। और एग्रीकल्चर में एक सेटअप होता है कि आपको 12th पास आउट के बाद किसी भी कॉलेज में दाखिले हेतु एक दो एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, जिसमें से राजस्थान लेवल के लिए होता है जेईटी, ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट। और एक यदि मैं पूरे केंद्र की या पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो एक भारतवर्ष के आईसीआर नामक कोई एग्जाम होता है, एक संस्था है, वो करवाती है। यदि इन दो में से किसी में भी आप क्वालिफाई होते हो तो आपको आगे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, जिसमें से आप 4 वर्ष की बीएससी कर सकते हो। वैसे एग्रीकल्चर के लिए बेटर एक चीज और है, वैसे भी लगभग 1.5-2 साल पहले मोदी जी ने एक बात कही थी कि दूसरे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की बात करूं या बायोलॉजी की बात करूं, वहां पर बीएससी 3 वर्ष की होती, लेकिन एग्रीकल्चर में 4 वर्ष की हो रही है, मतलब 1 वर्ष ज्यादा लग रहा है। तो इसके थ्रू मोदी जी ने आपको एक उपाधि प्रदान की है कि एग्रीकल्चर से जिस किसी स्टूडेंट ने भी बीएससी किया है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर होगा प्लांट्स का या पादपों का। यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल दे रहा हूं, मैं पर्सनली एनसीईआरटी से संबंधित पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा लेकिन काम का पढ़ाऊंगा। मतलब हम कचरा नहीं पढ़ेंगे, मैं बस उतनी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके 12th के स्टैंडर्ड से काम की हो और आप आगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई के लिए, मतलब आपका मेन मोटो तो 12th के बाद यही होगा कि हम आईसीआर या जेड को क्वालिफाई करें। उनके संदर्भ में मोटी मोटी सी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम शुरू करें एग्रीकल्चर। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगेगा इस क्लास में, लास्ट तक बने रहिए। चलो अपन शुरू करते हैं। जैसे ही आपने क्लास के ऊपर आना चाहा, जैसे आपने थंबनेल देखा, जो बच्चे मेरे से वर्तमान में पढ़ रहे हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार वीडियो को देख रहे, तो आपके मन में एक ख्यालात आया होगा कि भाई ये बंदा कौन है, हमें क्या पढ़ाएगा, ये तो ख्यालात आया होगा। लेकिन थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ भी है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें, लेकिन जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि वो सामने वाला कौन है, कहां से आया है, क्या उसका परिचय, क्या नहीं। वैसे ही आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर होती क्या है। वैसे एग्रीकल्चर पर्टिकुलर एक साइंस का तो पार्ट है, और साइंस हमेशा 2 चीजों पे चलती है, व्हाई एंड हाउ, क्यों है और कैसे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि एग्रीकल्चर खुद क्या है, किस भाषा का शब्द है। यदि हम संस्कृत भाषा में बोले तो ये इसकी उत्पत्ति या ये नामकरण कैसे हुआ। यदि प्रॉपर्ली में लैटिन भाषा का नामकरण बोलूं तो उसका मतलब क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एग्रीकल्चर का उद्विकास बताऊंगा कि सर हम खेती बाड़ी तो करते आ रहे, क्योंकि एक मनुष्य की जो मुख्य आवश्यकता वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें से प्रॉपर्ली मिल जाए, इससे बेटर और कुछ चाहिए नहीं। तो सर हम खेती तो करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें भोजन की तो आवश्यकता है, हम खेती तो करते आ रहे, लेकिन हमने खेती को एक सब्जेक्ट में क्यों जोड़ा, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें खेती को पढ़ना पड़ रहा है। क्या हमारे घर में जो हमारे वृद्ध दादा दादी है, या हमारे दादाजी बोलो या पापा जी बोलो या उनके भी दादाजी बोलो, या 10-15 पीढ़ियों की बात करें, क्या उन्होंने कभी खेती नहीं की तो है। तो सर हम क्यों पढ़ते, उन्होंने खेती की, उनको प्रॉपर्ली पता है कि बुआई कैसे की जाती है, थोड़ा सा जो धान बढ़ता है तो उसको कटाई कैसे की जाती है, कैसे लेना है क्या नहीं। हर वर्ष वो भी अपने खेती में कुछ पार्ट को छोड़ के अलग अलग क्षेत्र में
अलग अलग चीजों को बोते हैं, तो उनको सेटअप पता तो है, फिर भी हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं, इन चीजों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब हम प्रॉपरली शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। तो मैं बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो आपको साथ साथ लिखनी, फिर मैं समझाऊंगा। यदि मेरे पास डिजिटल एक बोर्ड होता तो मैं पीडीएफ यहाँ पे सेट कर देता और यहाँ पर डायरेक्ट आपको शब्द दिखते और मैं समझा देता, लेकिन मेरे पास ऐसी सुविधा है नहीं। लेकिन इतना मुझे खुद पे बिलीव है कि आने वाले समय में हम इस चीज को भी पा लेंगे। चलो करते हैं शुरू। अरे हाँ, मतलब भरोसा तो होना चाहिए। मतलब एक कहावत है कि यदि भरोसा खुदा पर है, जो मतलब मैं भूल तो गया, चलो याद करने की कोशिश करता हूं। यदि भरोसा खुदा पर है तो जो किस्मत में मिला वही मिलेगा, ऐसा कुछ था, मैं भूल गया, याद करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो मैं सोच के बैठा हूं कि हम भविष्य में एक बढ़िया डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, 7-8 लाख का खर्चा। अरे हाँ या ना, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। बड़ा तो सोच सकते हैं, मारवाड़ी में कहावत है, दूध खाओ तो दोहरा नहीं खाओ। चलो बड़ा ही सोचते हैं अपन। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ चीजें लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर के संबंध में, वो आप लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। चलो शुरू करें अपन, करते हैं शुरू। आप यहाँ पर मेरे साथ लिखते जाओ, कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैं बोल के लिखवाऊंगा, कुछ बोर्ड के ऊपर, कुछ मैं बोल के लिखवाऊंगा। तो आप यहाँ पे लिखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर, हिंदी में हम बोलते इसे कृषि, आया ना, यही बोलते, लिखते जाओ। आगे लिखो, मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिख दो। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द एगर, AGER, मैं पोस्टर में भी लिख रहा हूं, एगर या एग्री, एग्री तथा, तथा कल्चरा, कल्चरा, कल्चरा से लिया गया है, से लिया गया है, से लिया गया है। यहां तक लिख लो आप, यहां तक आप लिख लो। लिख लिया, चलो आगे नीचे लिखो, जिसमें, जिसमें एगर या एग्री का अर्थ, का अर्थ बराबर मृदा, मृदा। कल्चरा, कल्चरा का अर्थ, कल्चरा का अर्थ खेती करना, खेती करना या कृषि कर्म करना, कृषि कर्म करना। यहां तक आप लिख लो। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आप भी लिखावट अच्छी तरह से यूज करोगे, अच्छा लिखना आपको। जहां पर रेड पेन यूज हो रही वहां पर रेड का करना है, जहां पर ब्लू ब्लैक ऐसे करके। चलो आप बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मैं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, एग्रीकल्चर या कृषि। अब है क्या, ये शब्द कैसे आया? तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर या एग्री, एगर या एग्री तथा कल्चरा से लिया गया। मतलब एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर या कल्चरा या एग्री या कल्चरा से हुई है। जिसमें से आपको पूछा जाए एगर या एग्री का अर्थ क्या होता है,
मृदा क्या होता है? मृदा। तथा कल्चरा का अर्थ होता है खेती करना या कृषि कर्म करना। ये मोटा मोटा सा था लैटिन भाषा के संदर्भ में एग्रीकल्चर क्या है। समझ में आया? वैसे प्रॉपरली मेन एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब हम संस्कृत में भी थोड़ा बहुत समझेंगे, तो अब मैं ये मिटा रहा हूं अब मैं ये मिटा रहा हूं। चलो ये पूरा मिटा रहा हूं। अब आप आगे लिखो। जहां पर ये लाइनिंग खत्म की है, नीचे वाली लाइन में या करो, ऐसे या करो और बंद कर दो ऐसे। अब इसमें लिखो, नीचे लिखो, मैं लिख रहा हूं ऐसे। कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु संस्कृत की कृष धातु से बना है जिसका अर्थ खींचना, कौमा आकर्षित करना, खींचना, कौमा आकर्षित करना, कौमा जोतना, कौमा प्राप्त करना, नीचे वाली लाइन से लिखा कृषि धन ईन या कित का अर्थ जुताई, कौमा खेती, कौमा किसानी, अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना। यहां तक आप लिख लो, मैं समझा रहा हूं। दिख रहा है सबको? चलो यहां तक लिख लो आप। वेरी गुड, बढ़िया दिख रहा है। यहां तक आप लिख लो। चलो मैं इसे समझा रहा हूं, आप बोर्ड के ऊपर आओ। आ जाओ। देखो, मैंने पहला वो लैटिन भाषा वाला अपन ने समझ लिया। अब मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से बना है। मतलब ये पूरा शब्द संस्कृत की कौन सी भाषा से, कौन सी धातु से बना है? कृष। वैसे धातु का मतलब होता है क्रिया करना, ठीक है। वैसे साइंस में मेटल और नॉन मेटल कुछ अलग होती है। वैसे वास्तविकता हिंदी में बोले या संस्कृत बोले, धातु का मतलब होता है क्रिया करना। देखो, कृष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है? खींचना या आकर्षित करना या जोतना या प्राप्त करना। ये है संस्कृत में कृष धातु का अर्थ। फिर आगे मैंने क्या बोला? यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं, कृषि यानी कृष धन ईन या कृष धन कित, या ईन लू या कित का अर्थ जुताई या खेती या किसानी है। और नीचे मैंने लिखवाया अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है। ये था मोटा मोटा सा कृषि के बारे में। अब मैं आपको एक दो इन लैटिन शब्दों और संस्कृत को जोड़ के एक दो परिभाषाएं लिखवा देता हूं। फिर बाद में मैं कृषि का विकास कैसा हुआ या कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलो मिटा दो ये। अरे समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आना चाहिए। ये बेसिक चीजें थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी। यदि एग्रीकल्चर है, आपको पूछा जाए भाई जी एग्रीकल्चर क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप यहां तक लिखा, एक लाइन छोड़ के तीर का एरो लगा के लिखो, ऐसे एरो लगा के लिखो।
एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है, लिखते जाओ, एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है, एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, जिसमें फसल उत्पादन, कौमा पशुपालन, कौमा पशुपालन, कौमा मछली पालन, कौमे से समझते हो, कोमा लगा के फिर लिखना, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, कोमा पशुपालन, कोमा मछली पालन, कोमा वानिकी, कोमा वानिकी लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं वानिकी, कोमा वानिकी, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, ये लिख लिया। अब आप नई वाली लाइन यहां से समाप्ति, इस लाइन में या करके और नई वाली लाइन से लिखना शुरू करो। एक और लिखवा रहा हूं, या करके नई लाइन लिखो। जीवन निर्वाह, ये एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी क्या बोलती, जीवन निर्वाह, लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों, व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, कोमा पशुपालन, कोमा पशुपालन, कोमा मतलब ये फसल उत्पादन ऐसे कोमा लगाना, ठीक है, कोमा पशुपालन आदि की कला, आदि की कला व विज्ञान को, वह विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं, वह विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ये दो परिभाषाएं थी, चलो मैं समझा देता हूं जो हमने दो परिभाषाएं लिखी इनको मैं समझा देता हूं। पहले आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैंने आपको पहली परिभाषा लिखवाई, एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है। देखो हम एग्रीकल्चर पढ़ते तो माइंड में एक सेटअप आता है कि सर खेती बाड़ी करना, इसका मतलब एग्रीकल्चर सिर्फ खेती बाड़ी चलता और कुछ नहीं ना। मैंने पहली डेफिनेशन क्या लगाई, एग्रीकल्चर एक विस्तृत शब्द है यानी लंबा चौड़ा शब्द है जिसमें हम फसल उत्पादन यानी खेती बाड़ी वो भी पढ़ते हैं, हम पशुपालन गाय बकरे बीजे राखो करो ना वो भी पढ़ते हैं, हम मछली पालन यानी मछली को कैसे पाला जाता वो भी पढ़ते हैं, और हम वानिकी का अध्ययन, वानिका का मतलब वनों से संबंधित जो चीजें होती है उनका अध्ययन करते हैं। इसका मतलब आज से आगे आप ध्यान रखोगे एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी भी नहीं करना, उसमें पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, वानिकी भी आता है, और भी बहुत सारे क्षेत्र सब आते हैं उसके अंदर। मतलब ये अपने आप में एक विस्तृत या बड़ा क्षेत्र है, ये बताया। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, जीवन निर्माण यानी अपना जीवन या लाइफ गुजारने के लिए, या आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य का मतलब 2 रुपए कमाने के लिए, की पूर्ति के लिए मतलब जीवन को चलाने के लिए और 2 रुपए कमाने के लिए फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि की क्रिया व विज्ञान को, आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। यानी खेती बाड़ी करना और पशुपालन मेन मोटो यही होता है। वास्तविकता मैं देखूं ने मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझता हूं कृषि का मेन, एग्रीकल्चर का मोटो यही होता है कि फसल उत्पादन करना और पशुपालन, इन दोनों को इसलिए करना कि हम अपने लाइफ गुजार सके और आर्थिक उद्देश्य मतलब 2 रुपए कमा सके, यही तो होता है और क्या। यदि मैं इसको थोड़ा सा हटके आपको बताऊं तो आज आप आजकल गांव की बात कर रहा हूं, जो शहरी बच्चे हैं उनका मैं नहीं बोल सकता। गांव में आज भी मैं अपनी ढाणी जाता हूं, यदि मैं किसी वृद्ध के पास जाकर बैठता हूं तो सबसे पहले वो मुझे 2 चीजें पूछते। 2 चीजें क्या, मारवाड़ी में बोलूं, छोकरिया आण धान केड़ो हुआ बीजो थारे घरे धेणो की, मतलब कि इस बार बारिश की सीजन में तुम्हारे धान कितना हुआ और तुम्हारे घर में गाय या बकरी दूसरी कितनी है। मतलब वृद्ध लोग यही पूछते हैं। अरे पिछले 25-30 साल में थोड़ा बहुत व्यापार से लोग समझने लगे, मैं पश्चिम राजस्थान की बात कर रहा हूं, पहले हर किसी की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर तो निर्भर करती थी। मतलब जिसके घर कृषि अच्छी होती थी, जिसके फसल की पैदावार अच्छी होती थी, या जिसके घर गाय भेड़ बकरी ऊंट घोड़े ज्यादा होते थे, उन व्यक्तियों को उस जमाने में अमीर माना जाता था, सबसे समृद्ध माना जाता था। लेकिन अब ऐसा
नहीं है। तभी तो हमारे गांव के वृद्ध लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, छोकरिया ध्यूणों की औण थौड़े धान केड़ू। इसका मतलब मेन मोटो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर का होता है कि पशुपालन और खेती करना। लेकिन विस्तृत ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जिसमें इसके अलावा हम मछली पालन भी पढ़ते हैं, वानिकी भी पढ़ते हैं और भी इसमें अनेक फील्ड आ जाते हैं। यहां तक आया समझ में? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आया, हम क्यों पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे। यदि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहला पॉइंट है लगभग 1899 और 1900 में, मतलब 1899 और 1900 में एक भीषण अकाल पड़ा। कहां पड़ा? पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी लगभग पश्चिमी एवं मध्य उत्तरी भारत में एक भीषण अकाल पड़ा। कब पड़ा? 1899 और 1900 में। इस अकाल ने पूरे भारतवर्ष को आर्थिक एवं समृद्ध रूप से पीछे धकेल दिया। आर्थिक एवं समृद्ध रूप से पीछे धकेल दिया। इस अकाल में बहुत से लोगों की जाने गई, बहुत से ऐसे घर थे जिसमें से समृद्धि की स्थिति में थे, एक अच्छी आवक थी, अपन मारवाड़ में बोले कि बढ़िया 2-4 रुपया आने वाली स्थिति थी, उनके भी भट्टे बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि उस जमाने में हर किसी, मतलब पूरे भारतवर्ष में अधिकांश लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर थे, और उस साल पूरे भारतवर्ष में ही कृषि हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया। तब उस समय जो गवर्नमेंट थी, हालांकि उस समय हम आजाद तो थे नहीं, हम भारतवर्ष, हमारा देश उस समय अंग्रेजों के अधीन था। उस समय जो वायसराय या गवर्नर थे, उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने एक सेटअप बनाया कि हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिसमें हम भविष्य में ऐसे होने वाले अकालों से बचे। ऐसा नहीं जिस समय बारिश हो रही है उस समय अपने बल्ले बल्ले अच्छी खेती बाड़ी हो रही, और 2-3 साल बारिश न हो तो लोगों के भट्टे बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में क्या करें? तब इसके संदर्भ में कुछ ऐसी चीजें लाए, एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। तो मैं आपको पहले एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखवाऊंगा कि भाई एग्रीकल्चर आया कैसे, उसका उद्भव कैसे हुआ, फिर बाद में मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा। एक बड़ा सा हेडिंग डालो, यानी अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर की, भाई जो संस्थाएं पढ़ते वो कैसे आई, तो आप हेडिंग डालो कृषि विज्ञान का, बड़ा सा हेडिंग डालो लाल पेन से, कृषि विज्ञान का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मैं अब लिखवा रहा हूं, आप ये लिखते जाओ, फिर चलते अपन समझते हैं। बड़ा सेटिंग डाला, मैं शॉर्टली इसको बोल रहा हूं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फिर मैं कुछ चीजें पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। चलो लिखना शुरू करो, बड़ा पैराग्राफ में लिखो आप। सन 1899, सन 1899 और 1900, अभी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, ऐसे लिखना सन 1899 और 1900 में, मतलब लिखोगे कैसे, और नहीं ऐसे लिखना, सन 1800 यहां पे आओ, 99 और ऐसे 1900 में पूरे भारत में मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य भारत में, मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य भारत में एक भीषण अकाल पड़ा। एक भीषण अकाल पड़ा, खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, जिसने पूरे भारत को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से, जिसने पूरे भारत को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया तथा इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया। छप्पनिया, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं,
छप्पनिया, इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया। छप्पनिया अकाल कहा गया क्योंकि यह अकाल विक्रम संवत, क्योंकि यह अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा। 1956 में पड़ा। खड़ी पाई लगाओ और नई लाइन से शुरू करो। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो। ऐसे अकालों के स्थायी समाधान और कृषि के विकास के लिए 1 अप्रैल 1904 को भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1904 को भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। फिर कोष्टक में लिखो, किया के बाद एक कोष्टक बनाओ, कोष्टक के अंदर लिखो स्थान बराबर करके लिखो बिहार के दरभंगा जिले में। कोष्टक में लिखना आपको स्थान डैश करके लिखना है। बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। अब कोष्टक कर दो बंद, कोष्टक कर दो बंद, कर दिया बंद। फिर आगे लिखो मुख्य इमारत को फिप्स प्रयोगशाला। मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं फिप्स प्रयोगशाला। यहां पे देखो फिप्स प्रयोगशाला या नौलखा, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं या नौलखा इमारत के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो वर्ष 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 5 विभाग। कोष्टक में लिखो, अब कोष्टक बनाओ, लिखो कृषि कोमा पशु प्रजनन कोमा रसायन विज्ञान कोमा आर्थिक वनस्पति विज्ञान कोमा कवक विज्ञान। मैंने कोष्टक बनाने के लिए बोला, कोष्टक में मैंने आपको लिखवाया कृषि कोमा पशु प्रजनन कोमा रसायन विज्ञान कोमा आर्थिक वनस्पति विज्ञान कोमा कवक विज्ञान, और कोष्टक को कर दो बंद। कोष्टक बंद करके आगे लिखो आरंभ किए गए। अब आप खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। वर्ष 1907 में इस
इस संस्थान में जीवाणु जीवाणु विज्ञान इकाई जोड़ी गई। जीवाणु विज्ञान इकाई जोड़ी गई। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखो। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। मैं वापस बोल रहा हूं, 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया और 1919 में इसे 1919 में इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1919 में इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। खड़ी पाई लगाओ। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, 15 जनवरी 1934 15 जनवरी 1934 को दोपहर 2 बजे भयंकर भूकंप से संस्थान अर्थात फिप्स प्रयोगशाला की मुख्य इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और 19 जुलाई 1936 को यह संस्थान दिल्ली में हस्तांतरित किया गया। यहां तक लिख लिया। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ। जो मैंने लिखवाया है वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं और उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। चलो आओ बोर्ड के ऊपर। मैंने जो आपको अभी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखवाया इसको मैं अब समझा रहा हूं। चलो आओ बोर्ड के ऊपर। अब हम कृषि का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अपन समझ रहे हैं। मैंने जो लाइन अभी लिखवाई वो आप 25-30 सेकंड में जल्दी पढ़ लो। जल्दी पढ़ो आप। 25-30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी पढ़ो। पढ़ो भाई पढ़ो। चलो पढ़ लिया। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ। मैंने आपको लिखवाया सन 1899 व 1900। इस एक साल में पूरे भारतवर्ष में मैं बोलता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। सन 1899 1900 में पूरे भारत में मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य भारत में एक भीषण अकाल पड़ा जिसने पूरे भारत को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया। यानी जो सशक्त लोग थे, जिनके 2 रुपए की आवक थी, वो भी बंद हो गई। कारण क्या? अकाल पड़ गया। फिर आगे मैंने दिया इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया। क्या बोला? छप्पनिया अकाल। वैसे ये क्वेश्चन अक्सर हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। छप्पनिया अकाल कब आया? 1899 और 1900 में। मैं छप्पनिया अकाल क्यों बोलता हूं? हम वर्तमान में बोलते हैं, अब 2022 चल रहा है। ये है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार या एक नूतन वर्ष है जिसे 2022 बोलते हैं। लेकिन विक्रम संवत या हिंदुओं के अनुसार देखें तो अब चल रहा है विक्रम संवत 2078।
2078। लेकिन नूतन वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022। हालांकि इनको कन्वर्जन करना है तो जो विक्रम संवत है ये नूतन वर्ष या अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। कितना है? 57 वर्ष। यदि डिफरेंस निकालना पड़े तो 57 आप घटा देना विक्रम संवत से, तो नूतन वाला आ जाएगा। विक्रम संवत 1956 में, अब कौन सा चल रहा है? 2078। 1956 में ये आया, इसलिए इसे बोला गया छप्पन आकार। ठीक है, फिर आगे मैंने लिखा है इस आकार की दृष्टि को देखकर उस समय के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनके मन में विचार आया कि हमें कुछ ऐसी चीजें विकसित करनी चाहिए कि भविष्य में हम इन चीजों से लड़ सके, यानी अकाल जैसी स्थितियों से लड़ सके। तब क्या हुआ? ऐसे अकालों के स्थायी समाधान और कृषि के विकास के लिए 1 अप्रैल 1904 को भारत के तत्कालीन यानी उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल, लिखना तो आता है वायसराय, कि थोड़ा आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हुआ, वायसराय और गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऐसे लिखा होगा आपने, है ना? उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने एग्रीकल्चर में, ऐसे लिख रहा हूं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया या की स्थापना की। यानी 1904 में उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया या जिसकी ओपनिंग की। कहां ये बना या किस जगह की? फिर आपने पोस्ट में लिखा स्थान, स्थान कहां पे किया? उसमें आपने लिखा बिहार के दरभंगा जिले, यानी बिहार का जिला है जिसका नाम है दरभंगा जिला। बिहार के दरभंगा जिले में एक नदी चलती जिसका नाम है कंडक नदी। कौन सी नदी? कंडक नदी। इस नदी के किनारे पर उसका शिलान्यास किया गया। यहां तक देख लिया। फिर आगे क्या है? फिर आगे अपन पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आगे मैं समझा रहा हूं मुख्य इमारत को फिफ्स प्रयोगशाला या 9 लखा इमारत, मतलब जैसे ही जो बिल्डिंग बनाई थी उसकी जो मेन इमारत थी, मेन जो बॉडी थी, उसको नाम दिया गया फिफ्स प्रयोगशाला या इसे बोला गया 9 लखा या 9 लखा इमारत। यानी जो ये इमारत थी इसे बोला गया 9 लखा इमारत, और यहां पर जो लैब थी उसे क्या बोला गया? फिफ्स प्रयोगशाला। तो आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा सर फिफ्स क्यों बोला? क्योंकि उस समय एक अमेरिका के महानतम समाज सेवी जिनका नाम था हेनरी फिफ्स, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के लिए लगभग 30,000 डॉलर दिए थे। 30,000 डॉलर दिए थे इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। इस कारण उनके उपलक्ष्य में इस प्रयोगशाला का नाम क्या रखा गया? फिफ्स प्रयोगशाला। क्या रखा गया? फिफ्स प्रयोगशाला, मतलब हेनरी फिफ्स के नाम से। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं 9 लखा इमारत के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। फिर क्या हुआ? 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 5 विभाग बनाए गए। 5 विभाग कैसे? जैसे 1904 में इसे पूरा बनाया गया, लेब दूसरे सब देख के सब पूरा प्रॉपर्ली बना दिया। 1904 में इसे बना दिया गया, लेकिन 1905 में इसमें 5 विभाग जोड़े गए। 5 विभाग कैसे? एक विभाग का नाम था, आपने क्वेश्चन लिया, कृषि, यानी इस पूरे डिपार्टमेंट में एक कृषि की शाखा होगी, यानी एग्रीकल्चर के संदर्भ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। कुछ था पशु प्रजनन, यानी दुधारू रूप से हम गायों को या गाय के बछड़े कैसे पैदा करें जो भविष्य में वापस गाय बढ़े तो उनमें दूध अच्छा हो, या कोई भी पालतू जानवर, पशु प्रजनन बढ़ाया गया। इसके अलावा रसायन विज्ञान से संबंधित लैबें बनाई गई या उनसे संबंधित एक शाखा बनाई गई। उसके अलावा आर्थिक वनस्पति, मतलब ऐसे पेड़ पौधों को आप बोया गया जिनसे हमें
आर्थिक सहायता यानी रुपए प्राप्त होते हो। और उसके अलावा एक बनाया गया कवक विज्ञान। कौन सा? कवक विज्ञान। यहां पर 5 शाखाएं बनाई गई, जिसमें कौन सी थी? कृषि, पशु प्रजनन, रसायन विज्ञान, आर्थिक वनस्पति और कवक विज्ञान। वहां पर 5 शाखाएं बनाई गई। कब? 1905 में ये लिखा। फिर आगे मैंने लिखा 1907 में इस संस्थान में जीवाणु विज्ञान इकाई की भी जोड़ दिया गया। 1905 में कितनी थी सर? 5 थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया 1907 में इन्होंने एक और इकाई जोड़ दी। वो कौन सी थी? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियल साइंस, उसको जोड़ दिया गया। अब 1907 में टोटल कितनी होगी सर? 6 होगी। 5 तो पहले थी, एक और जोड़, ये मैंने लिखवाया। फिर आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं कि 1911 में, कब? 1911 में, 1911 में एक मिनट मिटा दो पहले, चलो। फिर मैंने आपको आगे लिखवाया है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम, हालांकि जिसका लॉर्ड कर्जन ने नामकरण दिया था या शिलान्यास दिया था वो क्या था? एग्रीकल्चर। क्या नाम था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही था इंस्टीट्यूट, यही था। लॉर्ड कर्जन ने इसका शिलान्यास किया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया 1911 में, कब? 1911 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब पहले जब 1904 में बनाया गया उस समय नाम क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 1911 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, वो नाम रखा इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। फिर आगे क्या है? और 1919 में इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वापस 1919 में इसका एक और नाम चेंज कर दिया गया। नाम क्या चेंज किया इन्होंने? इसका नाम रखा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नाम रख दिया गया। सिंपली बात है, देखो 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है। 1904 में जब शिलान्यास किया तब नाम था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1911 में थोड़ा इसको और तोड़ा गया, जिसमें नाम रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन 1919 आते आते वापस नाम चेंज कर दिया गया, जो नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी जो पहला वाला नाम था वही तो है भाई। पहले क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन पहला वाला था उसके आगे क्या लगा दिया गया? इंपीरियल। आया ना? इसका मतलब 1904, 1911 और 1919 में नाम ऐसे पड़ गए। समझ में आया? यानी नाम चेंज करते गए। फिर आगे मैंने आपको लिखवाया है 15 जनवरी 1934 को, बिहार वैसे नेपाल की सीमा पे लगने वाला एक स्टेट है। 1934 में लगभग दोपहर 2 बजे बिहार में दरभंगा जिले के आसपास या पूर्ण रूप से दीवार में बिहार में एक भूकंप आ गया। क्या हुआ? भूकंप आ गया। और इस जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ था, इसमें अधिकांश भाग या अधिकांश इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गई। तब उस समय की जो गवर्नमेंट थी या उस समय के जो अंग्रेज थे, उन्होंने इसे कहां लाया? उन्होंने इसे वहां से मतलब दरभंगा जिले से हटाकर कहां लेकर आ गए? इसे दिल्ली लेकर आ गए। कहां? दिल्ली कब लाए? 1936 को। और अब हम वर्तमान में इसे IARI बोलते हैं। IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब 1919 से जो नाम चेंज किया वही चलता हुआ आ रहा। ये मैंने आपको मोटी मोटी से कुछ चीजें लिखवाई, यानी हिस्ट्री आपको लिखवाई। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। जो आपने चीजें लिखी है इनको आप याद करते हुए चलो, आपको हर चीज याद रहेगी या बार बार रिवाइज करो, अपने आप रह जाएगी। 2-4 और पॉइंट है मैं लिखवा रहा हूं, चलो वो लिखते आप। अब यहां पर लिखने के बाद नई लाइन से शुरू करो।
मतलब 2 लाइनें छोड़ के आप लिखो, देश में 1929, देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोष्टक में लिखो ICAR, या इंग्लिश में इसका नाम लिख लो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, देश में यानी भारत में कब, 1929 में, देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय, हिंदी में आप लिख लोगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पीछे पोस्ट में लिखा ICAR का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और ICAR को इंग्लिश में, वैसे आप फुल फॉर्म में इंग्लिश में याद रखा करो, फायदा रहेगा, इंग्लिश में आप लिख लो इंडियन, ये भी लिखो काउंसिल ऑफ, कंटिन्यू लिखा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये लिख लो आप एग्रीकल्चर रिसर्च, और बाद में पोस्ट में लिखा है की स्थापना की गई। मतलब ये जो लाइन लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 ताले लगा दो। आपको पूछा जा सकता है कि ICAR की स्थापना कब की गई, तब तुम बोलोगे सर 1929 में। ICAR की फुल फॉर्म क्या है, तब तुम बोलो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आगे कुछ और पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, वो आप पॉइंट्स लिखो। अब आप लिखो, एक नई लाइन से लिखना शुरू करो, ICAR और उसके तहत स्थापित विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय व अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से सतत कृषि अनुसंधान एवं प्रसार के फलस्वरूप डॉक्टर स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन के बाद कोष्टक में बना के लिखो भारत में कृषि विज्ञान के जनक, भारत में कृषि विज्ञान के जनक स्वामीनाथन जहां लिखा, उसके बाद कोष्टक में ये लिखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ICAR और उसके तहत स्थापित विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय व अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से सतत कृषि अनुसंधान एवं प्रसार के फलस्वरूप डॉक्टर स्वामीनाथन, वो लिखने के बाद कोष्टक में ये लिखना है भारत में कृषि विज्ञान के जनक। कोष्टक बंद करो, आगे लिखो एवं डॉक्टर बोरलॉन्ग, इनके पोस्ट में लिखो विश्व में कृषि विज्ञान के जनक, कोष्टक बंद कर दो। विश्व में कृषि विज्ञान के जनक कौन है, बोरलॉन्ग साहब, और भारत में कौन है, स्वामीनाथन साहब। कोष्टक बंद किया, लिखो के सफल प्रयासों के फलस्वरूप
के सफल प्रयासों के फलस्वरूप भारत में तेजी से कृषि उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गया। ये था आज का पहला लेक्चर। हमने बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में जाना और ये क्लास हर किसी स्टूडेंट को देखनी चाहिए कि भले वो 11th में हो, भले 12th में हो, भले 12th पास आउट हो। चलो, मैं आशा करता हूं आपने चीजों को समझा होगा और आप बार बार चीजों को पढ़ो, रिवाइज करो। जो मैंने चीजें ज्यादा गौर की है या जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया वो अपने माइंड में आप बिठा लो। कल मैं 12th का एक पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा और हम एग्रीकल्चर शुरू करेंगे आगे। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।